हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत सिंह काला, भारतीय संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मीन्स मौलिक अधिकार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार पर। दोस्तों, मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं तथा मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पर मौजूद है, अर्थात कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित बात करता है। भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है पूरे विश्व स्तर पर। इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हो और उसे प्राप्त करके व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक तथा मानसिक संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसे तत्व को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हो और उसे प्राप्त करके व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास करता हो, ऐसे तत्वों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थी मौलिक अधिकार की परिभाषा, मौलिक अधिकार की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार का इतिहास क्या है, पूरे विश्व लेवल पर, पूरे विश्व संदर्भ पर बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा घोषणा की। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला राष्ट्र कौन सा है? जिसने मौलिक अधिकार की घोषणा की उस राष्ट्र का नाम है ब्रिटेन। विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन ने मौलिक अधिकारों की घोषणा 1215 में मैग्ना कार्टा में, जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है, उसमें ब्रिटेन के राजा ने, जिसका नाम है सम्राट जॉन, ने विश्व लेवल पर मौलिक अधिकारों की घोषणा की। यहाँ पर नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो राष्ट्र है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 1215 में मौलिक अधिकारों की घोषणा की है और 1215 में मौलिक अधिकारों की घोषणा मैग्ना कार्टा में की है, जिसे हम अधिकार पत्र कहते हैं। और घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था? वहाँ का सम्राट जॉन। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि मौलिक अधिकारों को विश्व में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन सा है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, अमेरिका राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सबसे पहले पूरे विश्व में अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया और मौलिक अधिकारों को शामिल करके सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो अमेरिका है। मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में सर्वप्रथम शामिल करने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका है। जब हम अमेरिका की क्रांति देखते, 1776 की अमेरिका की क्रांति को देखते हैं, तो उस क्रांति के दौरान भी लोगों ने अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्रांति लड़ी तथा युद्ध लड़ा। और उसके बाद जब हम उसके धीरे धीरे उसके इतिहास पे चलते हैं, तो 1787 से लेकर
1791 का जो इतिहास रहा है अमेरिका का, इस इतिहास में मौलिक अधिकारों के लिए मांग की गई, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई 1787 से लेकर 1791 में। अंततः 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति में भी लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। अंततः फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता जैसे नारे लगाए गए। जब हम लास्ट में देखते हैं तो मानव तथा नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र के तहत फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। हम रूसी क्रांति को देखते हैं। 1917 की जो रूस की क्रांति है उसमें भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की रक्षा, व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। जब भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, भारत के इतिहास को देखते हैं, तो 1857 की क्रांति को जब देखते हैं, भारत की आज़ादी का दौर देखते हैं, उस दौरान लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। अंततः अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करना पड़ा और उसके बाद भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को रचना शुरू किया, संविधान को बनाना शुरू किया। उस दौरान भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अर्थात वर्तमान में हमारे राष्ट्र में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं। जगह जगह पर मौलिक अधिकारों के लिए बात की गई, चर्चा की गई। सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ भारत के इतिहास में स्वराज बिल, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज बिल 1895 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात हुई, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। मौलिक अधिकारों की चर्चा के बाद जब नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी मौलिक अधिकारों के विषय में बात की। आगे हम जब देखते हैं मौलिक अधिकारों को जब शामिल किया गया तो उसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था मौलिक अधिकार समिति और एक समिति बनाई गई मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष पटेल थे तथा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इन समिति के द्वारा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, ये ऑल ओवर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं बेसिकली बातें बता रहा हूँ भारत के इतिहास से लेकर भारत के संदर्भ तक या पूरे विश्व के इतिहास से लेकर विश्व के संदर्भ तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब इन सभी बातों को, भारतीय संविधान की विशेषताओं को तथा इतिहास को हम बोर्ड पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास की बात करेंगे। एक बार मैंने मौखिक रूप से, बरबरी रूप से बात की है, अब उसी बात को हम बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे घोषणा। सबसे पहले बात करेंगे घोषणा। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की घोषणा ब्रिटेन में की गई। मौलिक अधिकार की घोषणा 1215 में की गई तथा मैग्ना कार्टा में की गई। कहाँ की गई? मैग्ना कार्टा में की गई।
मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है। और घोषणा करने वाला कौन था? सम्राट जॉन। सम्राट जॉन। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला राष्ट्र कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की? 1215 में। 1215 में ब्रिटेन ने मौलिक अधिकार की घोषणा किस में की? मैग्ना कार्टा में की। मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला सम्राट कौन है? सम्राट जॉन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आपका नंबर 1 क्वेश्चन क्लियर होता है कि मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला राष्ट्र कौन सा है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है संवैधानिक मान्यता। नेक्स्ट है संवैधानिक मान्यता। नेक्स्ट है संवैधानिक मान्यता। संवैधानिक मान्यता। विश्व में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका। कौन सा राष्ट्र है? अमेरिका राष्ट्र है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है कि संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला राष्ट्र कौन सा है मौलिक अधिकारों को? अमेरिका। जब हम अमेरिका की क्रांति को देखते हैं 1776 की अमेरिका क्रांति को देखते हैं तो यहाँ पर भी लोगों ने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी तथा क्रांति की, अर्थात 1776 अमेरिका क्रांति। 1776 में क्या हुआ? अमेरिका की क्रांति हुई। जब हम आगे बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में आगे बात करते हैं, क्रांति के आगे की बात करते हैं तो 1787 से लेकर 1791 तक का जो इतिहास रहा है अमेरिका का, ये मूल अधिकार से संबंधित था। किससे संबंधित था? मूल अधिकार से संबंधित था। ये ध्यान में रखना है आपको, मौलिक अधिकार से संबंधित था। अंततः 1791 में बिल ऑफ राइट्स अंततः 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को अमेरिका संविधान में शामिल कर लिया गया। अमेरिका के संविधान में शामिल कर लिया गया। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि 1791 में बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया। अर्थात विश्व में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका। संवैधानिक मान्यता देने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति। दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। फ्रांस की क्रांति में भी मौलिक अधिकारों की बात हुई थी। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता जैसे नारे लगाए गए फ्रांस की क्रांति में भी। फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे 3 नारे लगाए गए। कभी कभार क्वेश्चन ये आता है समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता जैसे नारे कौन सी क्रांति में लगाए गए? तो दोस्तों राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति 1789। इस फ्रांस की क्रांति में ध्यान रखना है आपको, मानव तथा नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र द्वारा मानव तथा नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र के द्वारा मौलिक अधिकारों को फ्रांस के संविधान में शामिल कर लिया गया। फ्रांस के संविधान में शामिल कर लिया गया।
ये दोस्तों थोड़ा सा छोटा सा इतिहास था, मूल अधिकार से संबंधित इतिहास है। कभी कभार इनमें से क्वेश्चन आता है कि घोषणा किसने की है, ब्रिटेन ने की है, संवैधानिक मान्यता किसने दी है, फ्रांस की क्रांति कब हुई है, तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे नारे कौन सी क्रांति में दिए गए, इससे संबंधित कभी कभार क्वेश्चन बनता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, अर्थात मौलिक अधिकारों की विशेषता पे हम बात करेंगे। दोस्तों मूल अधिकार की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, इन पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता की। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता, है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। सबसे पहले ही हमें ये ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं, कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित बात करता है। दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में लिखे हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ लिखे हुए हैं या कौन से भाग में लिखे हुए हैं। ऑप्शन आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका राइट आंसर है भाग 3, अर्थात मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। इसे याद करने का आसान ट्रिक है, अधिकार जब हम यूँ लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 दिखाई देता है। अधिकार को हमें याद करना है, मौलिक अधिकारों को याद करना है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो जब हम अधिकार को लिखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि अधिकार खुद बता रहा है कि मैं कौन से भाग में हूँ, अर्थात भाग 3 में हूँ मैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अनुच्छेद की। हम बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भी याद करने का ट्रिक ये है कि भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार, तो 1 + 2 बराबर 3, 3 और 2 5, 12 और 35। यहाँ पर भी क्लियर होता है कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। मौलिक अधिकार क्या है, संशोधनीय है। मौलिक अधिकार कैसे है, संशोधनीय है। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में स्पष्ट किया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो मूल ढांचा बना हुआ है संविधान का, उसमें संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। ये कौन सा वाद है, केशवानंद भारती बनाम 1973 के वाद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता।
ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है संशोधनीय है मौलिक अधिकार, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ बताया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में स्पष्ट रूप से बताया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में स्पष्ट बताया गया है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय तो है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार कैसे है? वाद योग्य है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता हो, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो, तो व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाएगा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। इसका मतलब यह हुआ है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है जब, तो व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है। जैसे ही व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाता है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हो जाते हैं, उस पर वाद लाया जा सकता है। मौलिक अधिकार कैसे है? वाद योग्य। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार नकारात्मक है। मौलिक अधिकार कैसे है? नकारात्मक है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाता है। इससे होता क्या है? इससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। इससे व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है तथा राज्य की शक्ति कमज़ोर होती है, राज्य की शक्ति कम होती है। नकारात्मकता का मतलब यही है, ये मौलिक अधिकार की प्रकृति है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति कोर्ट में जाता है न्याय लेने के लिए हनन होने पे, तब राज्य की शक्ति तो कमज़ोर होती जाती है और व्यक्ति की शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक है। ये भी ध्यान में रखना है। मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान की हम बात करें, मूल संविधान की मैं बात करूं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ये ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। यहाँ हम बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19F में निहित संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अर्थात 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 31 में निहित तथा अनुच्छेद 19F में निहित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद
31 खाली है। खाली का मतलब है निश्चित, निश्चित है। वर्तमान में अनुच्छेद 31 निश्चित है, खाली है। अनुच्छेद खत्म नहीं हुआ है, अनुच्छेद खाली है, खाली पड़ा हुआ है अनुच्छेद। अनुच्छेद खत्म नहीं हुआ, अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना है आपको। वर्तमान में अनुच्छेद 31 कैसा है? निश्चित है, खाली है। अनुच्छेद 31 को किसके द्वारा हटाया गया? सॉरी, अनुच्छेद 31 में निहित जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। ये ध्यान में रखना है। अर्थात अब संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार, ये ध्यान में रखना है। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है, जिसे 300A में शामिल किया गया है और कानूनी अधिकार बनाया गया। ये ध्यान में रखना है आपको। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19F में निहित संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और उसके बाद संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है वर्तमान में और 300A में शामिल है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र कहा जाता है, अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र तथा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार के लिए समिति बनी है। मौलिक अधिकार के लिए एक समिति बनी है, उस समिति का नाम है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। मौलिक अधिकार के लिए एक समिति बनी है, मूल अधिकार समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष है पटेल। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? पटेल। इसके लिए आगे एक समिति और बनी है जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष है जे.बी. कृपलानी। इसके अध्यक्ष है जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में मूल अधिकार समिति अर्थात मूल अधिकार उप समिति के द्वारा जोड़ा गया। ये भी ध्यान में रखना है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? पटेल। तथा मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जे.बी. कृपलानी। दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है तथा उसके साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ये ध्यान रखना है। मूल अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है तथा विदेशियों को भी प्राप्त है। भारत में मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं तथा भारतीयों को भी दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये ध्यान में रखना है। केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये केवल किसे प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता की बातें चल रही है। मौलिक अधिकारों की विशेषता में हम नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार कैसे हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार
निलंबित हो सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं हो सकता है। ये निलंबन करने का अधिकार हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है, अर्थात मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद। संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित मतलब कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। निलंबन करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, प्रतिबंध करने का अधिकार भारत की संसद के पास है। जब बात आती है रक्षा की, जब बात आती है मौलिक अधिकार की रक्षा की, तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा कैसे करता है? व्याख्या करके करता है। इसकी रक्षा कैसे करता है? व्याख्या करके इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले बात कहाँ पर हुई है? तो ध्यान रखना है 1895 का स्वराज, 1895 का स्वराज एक बिल था जो बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का बिल था जिसे हम कहते हैं स्वराज विधेयक 1895 का। इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। इसके बाद 1928 में एक नेहरू